हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिस्ट्री। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कॉपरिकन रेवोल्यूशन। द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज अ सिनर वाज क्वेश्चन फ्रॉम एन अर्ली entirely different angles by scientists. The turning point in European science came with the work of the Copernicus, a contemporary of Martin Luther. Christians had believed that the earth was a sinful place and the heavy burden of a sin made it immobile. The earth stood at the center of the universe around which moved the celestial planets. इंसान आदमियों या लोगों के गुनहगार होने को लेकर जो क्रिश्चियंस हैं उनका जो अपना नज़रिया है, यानी कि क्रिश्चियनिटी का ये मानना है, क्रिश्चियन नोशन ये है, उनका नज़रिया ये है कि इंसान जो है वो गुनहगार है। और इस बात को लेकर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी कई तरह के सवालात उठाए, कई तरह के क्वेश्चंस उठाए इस नज़रिए को लेकर। जो यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, यूरोपियन साइंस है, अगर हम यूरोपियन साइंस का नुक्ता नज़र देखें, उनका नज़रिया देखें तो वो ये कहते हैं, यूरोपियन साइंस का नुक्ते इनकलाब, यानी कि जो यूरोपियन साइंस है, अगर हम यूरोपियन साइंस के पीछे देखें तो जो मार्टिन लूथर हैं, मार्टिन लूथर ने जो कहा वो उसके बिल्कुल कंटेम्प्रेरी हैं, उसके बरक्स हैं। कौन? कोपरनिकस, यानी कि कोपरनिकस की जो भी उनका व्यू है, जो भी उनके आइडियाज़ हैं, नोशंस हैं, वो सब मार्टिन लूथर के बिल्कुल बरक्स हैं, अपोजिट हैं। क्रिश्चियंस हैड बिलीव दैट द अर्थ वाज अ सिनफुल प्लेस। इन लोगों का ये मानना था कि जो ज़मीन है, अर्थ है, वो एक ऐसी जगह है जो गुनाहों से जगमगा रही है, यानी कि जहाँ पर तमाम लोग गुनाहगार हैं और इतने गुनाह कर दिए हैं ज़मीन पर मौजूद लोगों ने कि उसकी वजह से ये बोझ इतना बढ़ गया है गुनाहों का कि उसे नाकाबिले हरकत बना दिया है, जिसकी गुनाहों की वजह से जो ज़मीन है वो क्या करने लगी है, अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द, कि उसने हरकत करना बंद कर दिया है। ज़मीन कायनात का दरमियान वाक़ है जिसके गिर्द तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो गर्दिश करते हैं। इनका मानना ये है कि जो ज़मीन है, जो अर्थ है, वो बिल्कुल यूनिवर्स के सेंटर में लाई करती है, सेंटर में, और बाकी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो इसी अर्थ के चारों तरफ मूव करते हैं। कोपरनिकस असर्टेड दैट द प्लैनेट, कोपरनिकस इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी प्लैनेट्स हैं, इंक्लूडिंग द अर्थ रोटेट अराउंड द सन, जो भी प्लैनेट्स हैं वो ज़मीन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। यानी कि जो अर्थ है, यानी कि अर्थ की तरह बाकी दूसरे प्लैनेट्स, जो भी 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं यूनिवर्स में, वो प्लैनेट्स और अर्थ, ये सब प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ क्या करते हैं, रोटेट होते हैं। A devout Christian, Copernicus was afraid of the possible reaction to his theory by traditional clergymen. ये जो कोपरनिकस थे, ये क्या थे, क्रिश्चियन कोपरनिकस, ये इस बात को लेकर फिक्रमंद और डरे हुए थे कि जो क्रिश्चियंस हैं, पादरियों की तरफ से अपने नज़रिए मुमकिन पर रद्द अमल का खौफ लाहक था कि इनका जो नज़रिया है, इनका जो मानना है, इस बात को लेकर जो क्रिश्चियंस हैं वो किसी तरह का कोई सवाल ना उठाएं, इस बात को लेकर इनके अंदर एक डर, एक खौफ था। फॉर दिस रीज़न, और इसीलिए, ही डिड नॉट वॉन्ट हिज मैन्युस्क्रिप्ट, इसीलिए इसने अपने मसूदा डी रेवोल्यूशन को छपवाना नहीं चाहा। फॉर दिस रीज़न ही डिड नॉट वांट टू मैन्युस्क्रिप्ट डी रेवोल्यूशन टू बी प्रिंटेड। तो वही मैंने अभी आपको बताया, इस डर की वजह से कोपरनिकस ने अपना जो उनका जो मसूदा था, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट, जिसका नाम था डी रेवोल्यूशनिबस, उसको प्रिंट भी नहीं करवाया। एक डर था इनके अंदर। और मरते वक्त
On his deathbed, he gave it his follower Joachim Reticus. It took time for people to accept this idea. और जब इनका मरने का वक्त आया तो उन्होंने इस चीज़ को जो उनके फॉलोवर्स थे उनके हवाले कर दिया, जिनका नाम था जैकुचिम रिटिकस. इट टुक टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दिस आइडिया. और उन्होंने ये भी बताया कि ये इतना आसान नहीं है, यानी कि लोग इस आइडिया को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इट वॉज मच लेटर, मोर देन हाफ अ सेंचुरी लेटर. इनफैक्ट उनका इस चीज़ को लोगों को मानने में कम से कम हाफ सेंचुरी गुजर जाएगी, तब कहीं जाकर लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे. That the difference between heaven and earth was bridged through the writing of the astronomers like Johannes Kepler और Galileo. The difference between the heaven and earth और heaven में क्या डिफरेंस है, इस बात को हम तक कैसे पहुँचाया गया, इस बात को हमने कैसे जाना कि अर्थ में और हेवन में क्या डिफरेंस है. तो इसका क्रेडिट जाता है दो एस्ट्रोनॉमर हैं जिनका नाम है जोनेस केपलर और गैलीलियो. द थ्योरी ऑफ द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ सन सेंटर्ड सिस्टम. हम अगर अर्थ की थ्योरी की बात करते हैं तो जो अर्थ से रिलेटेड थ्योरी है वो एक तरह से सन सेंटर सिस्टम का ही हिस्सा है. वाज मेड पॉपुलरली बाय केपलर कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री. और ये जो थ्योरी है ये किस तरह से पॉपुलर हुई, जो केपलर ने जो भी उनकी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री है उस चीज़ के ज़रिए ये सन सेंटर्ड सिस्टम की जो थ्योरी है उसको पॉपुलैरिटी मिली, विच डिमोन्स्ट्रेटेड दैट द प्लैनेट मूव अराउंड द सन. और इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया है कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ मूव करते हैं, घूमते रहते हैं, नॉट इन सर्किल बट इन एलिप्सिस. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सर्किल में ही नहीं मूव करते बल्कि एलिप्सिस में मूव करते हैं. गैलीलियो कन्फर्म द नोशन ऑफ द डायनेमिक वर्ल्ड इन हिज वर्क द मोशन. और गैलीलियो ने जो ये नोशन था उस चीज़ को गैलीलियो ने काम किया, तो गैलीलियो का जो भी वर्क था उससे ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से कन्फर्म हो गई. उन्होंने कन्फर्म कर दिया क्योंकि जो फाइंडिंग्स केपलर्स की थी वही फाइंडिंग्स गैलीलियो की आई. तो इससे क्या हुआ, इससे एक कन्फर्मिटी और श्योरिटी आ गई. दिस रेवोल्यूशन इन साइंस रीच इट्स क्लाइमेक्स विद इजैक न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. और ये जो रेवोल्यूशन आया साइंस में, साइंस के मैदान में जो ये इनकलाब आया, ये इनकलाब अपनी पीक पर कब पहुंचा, जब न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दी. थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन वही थ्योरी है जो ये कहती है कि जो ज़मीन है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है क्योंकि उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो काम करता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिंग द यूनिवर्स, यानी कि जो यूनिवर्स है, कायनात है, हम उसको कैसे पढ़ें. गैलीलियो वंस रिमार्क्ड दैट द बाइबल दैट लाइट द रोड टू हेवन डज नॉट से मच ऑन हाउ द हेवन वर्क. द वर्क ऑफ दीज थिंकर्स शोड that knowledge as distinct from belief was based on observation and experiment. Once these scientists had shown the way experiment and investigation into what came to be called physics, chemistry and biology expanded rapidly, historians were to label this new approach to the knowledge of man and nature the scientific revolution. अगर हम गैलीलियो ने जो कॉन्सेप्ट दिया है उस पर गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि दौर माजी से क़त्ई ताल्लुक़ की एक नुमाया अलामत है. क्या कि बाइबल में जिन चीज़ों पर रोशनी डाली गई है, जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, वो चीज़ें द रोड टू हेवन डज नॉट से मच ऑन हाउ द हेवन वर्क. कि हेवन किस तरह की होगी, हेवन में जाने के लिए क्या करना है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. और इन थिंकर्स ने जो भी काम किया है वो उनकी जो नॉलेज है वो ये बताती है. अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिलीव वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. और इनके जो बिलीव्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं. डिफरेंट कैसे कि ऑब्जर्वेशंस अलग होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स अलग हैं. Once these scientists had shown the way experiment investigation into what come to be called physics,
जब ये साइंटिस्ट जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस इन्होंने किए हैं साइंस में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो उसकी वजह से इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से जो भी नॉलेज, जो भी रिज़ल्ट इनको मिले हैं उस यूनिवर्स के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज हासिल हुई है। हिस्टोरियंस वर टू लेबल दिस न्यू अप्रोच टू द नॉलेज ऑफ मैन। और जो हिस्टोरियंस हैं वो इन चीज़ों को क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये इंसान की नॉलेज की ही देन है, यानी कि इंसान की जो नॉलेज है उसकी एक तरह से ये नई अप्रोच है। एंड नेचर द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और इसी की इन तमाम इंसान के अंदर जो नॉलेज है उसी की वजह से जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है वो दरपेश आया है। कॉन्सिक्वेंटली इन द माइंड्स ऑफ skeptics and non-believers, God began to be replaced by nature as a source of creation। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर हम देखें हालिया कलमकारों जैसे इंग्लैंड के पीटर बर्क ने का ख्याल जाहिर है कि बर्कहा ने इस दौर और इससे पहले के दौर में वाज़ेह फ़र्क भी मुबालिग काम निशा से सानिया इस्लाहत के इस्तेमाल के ज़रिए देखिए कॉन्सिक्वेंटली इन द माइंड ऑफ द स्केप्टिक्स एंड नॉन बिलीव, अब वो लोग जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते तो गॉड बिगिन टू बी रिप्लेस्ड बाय नेचर, तो उनका मानना ये है कि हर चीज़ का जो नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो ये इस बात को नहीं मानते हैं कि उनको जो क्रिएटर है वो गॉड है, तो वो क्या करते हैं एज अ सोर्स ऑफ क्रिएशन वो गॉड बिगिन टू बी रिप्लेस, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को वो नहीं मानते नेचर के ज़रिए, बल्कि वो क्रिएशन के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं कि हर चीज़ को क्रिएट किया जाता है। इवन दोज हु रिटेन्ड देयर फेथ इन गॉड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंट गॉड हु डज नॉट डायरेक्टली रेगुलेट द एक्ट ऑफ लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन वो लोग जो सीधे तौर पर ये कहते हैं और गॉड पर उनका फेथ है, बिलीव है, तो वो क्या बात करते हैं, वो गॉड के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी चीज़ें काम कर रही हैं, जो भी मटेरियल वर्ल्ड में जो भी लिविंग चीज़ें काम कर रही हैं, उन सबको रेगुलेट करने वाला गॉड है। सच आइडिया वर पॉपुलराइज थ्रू साइंटिफिक सोसाइटी। अब इस तरह के जो आइडियाज़ हैं उनको पॉपुलैरिटी कब मिली, उनको पॉपुलैरिटी मिली साइंटिफिक सोसाइटीज़ की मदद से। दैट इस्टेब्लिश्ड अ न्यू साइंटिफिक कल्चर इन द पब्लिक डोमेन, और इसी साइंटिफिक सोसाइटी ने पब्लिक डोमेन में एक नए साइंटिफिक कल्चर को इस्टेब्लिश किया। द पेरिस एकेडमी इस्टेब्लिश्ड इन 1670, जैसे कि जो पेरिस एकेडमी है उसको 1670 में इस्टेब्लिश किया गया, और रॉयल सोसाइटी को लंदन में इस्टेब्लिश किया गया। किस लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ द नेचुरल नॉलेज, यानी कि इन दोनों एकेडमीज़ की वजह से और इन दोनों सोसाइटीज़ की वजह से जो भी नेचुरल नॉलेज है उसको प्रमोट किया जा सके। फॉर्म्ड इन 1662 हेल्ड लेक्चर एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट फॉर पब्लिक व्यूइंग। और जो रॉयल सोसाइटी थी वो 1662 में लंदन में इस्टेब्लिश हुई, और इसने एक लेक्चर प्रमोट किया अपने यहाँ पर, जिस लेक्चर के ज़रिए उन्होंने पब्लिक व्यू को लेकर एक्सपेरिमेंट किए। तो यानी कि देखो पब्लिक में जब हम बात कर रहे हैं तो लोगों का अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है। तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि रीडिंग द न्यू यूनिवर्स, यानी कि हम यूनिवर्स को किस तरह से पढ़ें। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनको क्रिएट करने वाला गॉड है, यानी कि सब कुछ गॉड की देन है। कोई एक ऐसी पास शक्ति है जिसने तमाम कायनात को क्रिएट किया है। कुछ लोग क्रिएशन पर बिलीव करते हैं कि नहीं, जो लोग गॉड पे बिलीव नहीं करते। तो यूनिवर्स के बारे में भी लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं। वॉज देयर अ यूरोपियन रेजिनेंस इन द 14th सेंचुरी। क्या 14वीं सदी में यूरोप में रेजिनेंस कहते हैं निशाते सानिया, यानी कि रेजिनेंस हुआ था। देखिए, लेट अस नाउ रिकंसीडर द कंसेप्ट ऑफ रेजिनेंस। कैन वी सी दिस पीरियड एज अ
marking a sharp break with the past and the rebirth of the ideas from Greek and Roman tradition was the earlier period 12th and the 13th centuries a time of darkness। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं रेजिनेंस की, तो रेजिनेंस का जो नज़रिया है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नज़रसानी पर डिपेंड करता है। और हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि पास्ट में दौरे माजी से क़त्अ ताल्लुक़ की एक नुमाया अलामत है कि यानी कि जो पास्ट का पीरियड है उसमें हम देखें तो जो प्रेजेंट पीरियड है वो उसमें एक तरह से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। यूमन और ग्रीक और रोमन अगर हम कल्चर को देखें, वहाँ की रिवायात को देखें, वहाँ की चीज़ों को देखें तो हमें पता चलता है, रिवायात से ख़याल पता चलता है कि अब जो लोग सोचते हैं, अब जो लोगों के ख़यालात हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि जो 12वीं और 13वीं सदी का जो पीरियड था, क्या वो डार्कनेस पीरियड था? यानी कि क्या उसमें बिल्कुल किसी तरह की कोई डार्कनेस का मतलब क्या? उसको हम टाइम ऑफ डार्कनेस, यानी कि उस वक्त तमाम क्या था? कुछ नहीं था, लोग कुछ नहीं जानते थे, किसी तरह के लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं थी। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। Recent writers like Peter Burke of England have suggested that the Burchard was aggregating the sharp difference between this period and ones that preceded it। देखो, जो भी जैसे कि हालिया कलमकारों में अगर हम देखें तो जैसे कि इंग्लैंड के हैं पीटर बर्क, उनका मानना ये है कि जो बर्कहार्ट है, बर्कहार्ट ने इस दौर और इससे पहले के दौर में, यानी कि बर्कहार्ट के ज़रिए हम मौजूदा टाइम पीरियड और उससे पहले के टाइम पीरियड में जो भी डिफरेंस है उसको आसानी से पता लगा सकते हैं। रेजिनेंस which implies that the Greek and Roman civilization were reborn at the time, and the scholar and the artist of this period substitute the pre-Christian world view of the Christians ones। अब रेजिनेंस की अगर हम बात करें तो रेजिनेंस के इस्तेमाल के ज़रिए हम इस बात को वाज़े कर सकते हैं, इस बात को सजेस्ट कर सकते हैं, इस बात की दलालत कर सकते हैं कि ग्रीक और रोमन जो कल्चर था उस ज़माने में, तो उस ज़माने का जो ग्रीक और रोमन कल्चर था, अब वो चीज़ें दोबारा फिर से जन्म ले रही हैं या ले रही थी। और इस दौर के जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी थिंकर्स थे, जो भी हिस्टोरियंस थे, उन लोगों का ये मानना है कि क़ब्ल के अहद को दुनिया मसीहत के नज़रिए के मुतबादिल बना दिया गया। उनका ये मानना है कि उस वक्त, जैसे ये कह रहे हैं कि रेजिनेंस विच इम्प्लाइज द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन वर रीबोर्न एट द टाइम, कि ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन जैसा था पहले, अब उसको रीबोर्न करने का मतलब दोबारा उसका पैदा होना, यानी कि अब उन चीज़ों को फिर से क्रिएट कर दिया गया। एंड दैट स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ दिस पीरियड सब्सटीट्यूट द प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू ऑफ द क्रिश्चियन वन। और उस वक्त के जो भी स्कॉलर्स और आर्टिस्ट थे वो बात करते हैं प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड की, यानी कि फॉर द क्रिश्चियन वन, यानी कि क्रिश्चियनिटी के लिए हमें प्री क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट को या वर्ल्ड व्यू जो है प्री क्रिश्चियनिटी का, उसको फॉलो करना चाहिए। बोथ आर्गूमेंट वाज aggregated scholars in earlier centuries has been familiar with Greek and Roman culture। और ये जो आर्गूमेंट्स हैं, both arguments was aggregated scholars इन अर्ली सेंचुरीज़, यानी कि अर्ली सेंचुरीज़ में स्कॉलर्स ने जो भी आर्गूमेंट्स दिए थे वो, और ये मौजूदा में जो ग्रीक और रोमन कल्चर को लेकर जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक दूसरे से पहले के और अब के जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, और लोग भी उनके बारे में काफ़ी फेमिलियर हैं। एंड रिलीजन कंटिन्यू टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल लाइफ। और साथ में ये भी है कि जो भी रिलीजन होता है, जो भी धर्म होता है, वो हर इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, यानी कि हम रिलीजन को इंसान की ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते।
To contrast the Renaissance as a period of dynamism and artist creativity, and the Middle Age as a period of gloom and lack of the development in over simplification. Many elements associated with Renaissance in Italy can be traced back to the 12th and 13th century. यानी कि इटली में बहुत सारी चीज़ें जो रेजिनेंस से जुड़ी हुई थी उनको 12 और 13 सेंचुरी में भी ट्रेस किया गया। यानी कि जो इटली में मौजूदा टाइम में हो रहा था, जो इटली में 14 सेंचुरी में हो रहा था, वही चीज़ें इटली में 12 और 13 सेंचुरी में भी ट्रेस की गई। यानी कि 12 और 13 सेंचुरी में भी इटली का वो कल्चर था जो अब 14 सेंचुरी में देखने को मिला। इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय सम हिस्टोरियंस दैट इन द 9th century in France there had been similar literary and the artistic blossoming। इसी तरह से बात कर रहे हैं कि अगर हम 9th सेंचुरी में फ्रांस को देखें तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं, वो हिस्टोरियंस ये सजेस्ट करते हैं कि वहाँ के पर भी जो लिटरेचर और आर्ट अगर हम वहाँ की देखें 9th सेंचुरी फ्रांस की, तो वो और अब 14th सेंचुरी का जो फ्रांस की आर्ट है, लिटरेचर है, उसमें भी काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है। यानी कि ऐसा होता है कि जो पहले का इंसान का कल्चर है आप उसको पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो। चेंजेस आते हैं कल्चर में, चेंजेस आते हैं और डेफिनेटली आते हैं, लेकिन ये कह देना कि कल्चर को हमने बिल्कुल पूरी तरीके से 100% बदल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट कल्चर की पास्ट कल्चर से मिलती जुलती होती हैं। कुछ बदलाव होते हैं और कुछ चीज़ें आप पूरी तरीके से कल्चर चेंज नहीं कर सकते हो। चेंजेस आते हैं लेकिन उनमें सिमिलरिटी, यानी कि जो पास्ट का कल्चर था वो और जो प्रेजेंट का कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, ये आपका एक तरह से टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी, आप कर लीजिएगा। ओके, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ लीजिएगा स्कूल आने के बाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच।